प्यारे विद्यार्थियों साथियों, आज हम बात करेंगे विकासशील समाजों में लोक प्रशासन की भूमिका और विशेषताएं। क्या विकासशील समाजों में लोक प्रशासन की भूमिका और विशेषताएं, दो बातों पर चर्चा करेंगे। प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, प्रति जो हम एक लेक्चर अपलोड करते हैं उसकी जानकारी सूचना आपको प्राप्त हो सके, उसके लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आशा करता हूं आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। यस, विकासशील समाजों में लोक प्रशासन की क्या भूमिका है, क्या विशेषताएं हैं विकासशील देशों की, इन दोनों बातों को समझाएं। उससे पहले आपको एक बात समझना बहुत जरूरी है। क्या प्रशासन, लोक प्रशासन, निजी प्रशासन, ये तीनों है क्या आखिर में? मैंने वैसे अलग से लेक्चर अपलोड कर दी है, परंतु आज भी इसकी मैं हल्की जानकारी दूंगा। देखो, प्रशासन का सीधा सा अर्थ होता है कार्यों का प्रबंध करना या कार्यों की व्यवस्था करना, मतलब कार्यों का प्रबंध करना ही प्रशासन है। एक व्यक्ति से अधिक व्यक्तियों के द्वारा यदि कोई कार्य किया जाता है तो उसे प्रशासन की संज्ञा दी जाती है। अब वह कार्य चाहे सरकारी क्षेत्र में किया जा रहा हो या निजी क्षेत्र किया जा रहा हो, उसे प्रशासन ही कहा जाएगा। परंतु यदि सरकारी कार्यों का प्रबंध किया जा रहा है तो उसे लोक प्रशासन कहेंगे, और निजी कार्यों का प्रबंध किया जा रहा है तो उसे निजी प्रशासन की संज्ञा दी जाएगी। मतलब प्रशासन शब्दावली में ही लोक प्रशासन और निजी प्रशासन दोनों समाविष्ट हो जाते हैं। बाकी ठीक से व्यापक रूप में समझना हो तो इससे पहले मैंने कितने ही लेक्चर अपलोड कर दिए हैं, आप उनमें देख सकते हैं। आज हम केवल विकासशील समाजों में लोक प्रशासन की क्या भूमिका है और विकासशील देशों की क्या विशेषताएं हैं, इन दो बातों पर चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम आपको एक बात बहुत महत्वपूर्ण वो ध्यान में रखना है। क्या एक विद्वान है इरविंग होरोविच, क्या इरविंग होरोविच, इरविंग होरोविच ने अपनी पुस्तक तीन दुनियाएं, इनकी पुस्तक का नाम क्या है? तीन दुनियाएं। मतलब इन्होंने अपनी पुस्तक तीन दुनियाओं के अंतर्गत विकास के आधार पर तीन दुनियाओं की चर्चा की है। पहली दुनिया है पश्चिमी यूरोप, और दूसरी दुनिया है सोवियत संघ, और तीसरी दुनिया है उपनिवेश, क्या उपनिवेशवाद से मुक्त देश या उपनिवेश रहे हुए जो देश हैं उनसे इनको जो मुक्ति मिली है वो तीसरी दुनिया है। इनको विकासशील देशों की संज्ञा भी दी जाती है। किसकी संज्ञा दी जाती है? विकासशील देशों की संज्ञा भी दी जाती है, या फिर इनको तीसरी दुनिया की संज्ञा भी दी जा सकती है। तो तीन दुनिया कौन सी? पहली दुनिया पश्चिम यूरोप, दूसरी दुनिया सोवियत संघ, और तीसरी दुनिया उपनिवेशवाद से मुक्त देश या उपनिवेशवादी जो राज्य थे, उपनिवेशवाद से जिनको मुक्ति मिली है, आजादी मिली है, जैसे भारत भी एक उपनिवेश था ब्रिटेन के अधीन, तो ये तीसरी दुनिया के अंतर्गत आते हैं। किसमें आते हैं? तीसरी दुनिया में। तो ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है, विद्यार्थी गलती करते हैं अक्सर। क्या कि इरविंग होरोविच नाम के विद्वान थे, इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी तीन दुनियाएं। क्या है इनकी पुस्तक का नाम? तीन दुनियाएं। ये एग्जाम पूछ लिया जाता है, तीन दुनियाएं। और इस तीन दुनिया पुस्तक के अंतर्गत इन्होंने विकास के आधार पर तीन दुनिया की चर्चा की है। वो तीन दुनिया कौन? फिर से बोल रहा हूं मैं। पहली दुनिया है पश्चिमी यूरोप, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, कनाडा, इसके अंतर्गत आएंगे। दूसरी दुनिया सोवियत संघ है, अर्थात पहली जो दुनिया है एक प्रकार से ये पूंजीवादी गुट है, दूसरी दुनिया सोवियत संघ ये साम्यवादी गुट है। जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ था तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद में पूरी दुनिया दो गुटों में बट जाती है, एक पूंजीवादी गुट और दूसरा साम्यवादी गुट। तो दूसरी दुनिया सोवियत संघ जो कि साम्यवादी गुट है, और तीसरी दुनिया वो है जो कि किसी अन्य राष्ट्र के अधीन रहे हुए हैं, जिनको कि उपनिवेशवाद से मुक्ति मिली है। ये तीसरी दुनिया है। उपनिवेशवादी, क्या? उपनिवेशवादी राष्ट्र जो कि उपनिवेशवाद से मुक्त हुए हैं। क्लियर? इसके बाद में हम चर्चा करेंगे विकासशील समाजों में लोक प्रशासन की भूमिका। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि विकासशील समाजों में जो लोक प्रशासन होता है
वास्तविक रूप में वो लोक प्रशासन, जैसे मैं भारत का उदाहरण दे सकता हूँ, भारत एक विकासशील समाज ही है, तो यहाँ जो लोक प्रशासन होता है वास्तविक रूप में वह सामान्यज्ञ होता है, विषय विशेषज्ञ नहीं होता है। यहाँ का जो लोक प्रशासन होता है, लोक सेवक होते हैं, प्रशासन होता है, वो लाल फीताशाही और अफसरशाही बीमारी से ग्रसित होता है। इसी के साथ में इन देशों का जो लोक प्रशासन होता है, लोक सेवक होता है, वह वास्तविक रूप में इनमें एक झूठा अहम भी पाया जाता है। वो झूठा अहम ये होता है कि ये अपने आप को स्वामी मानते हैं, जबकि सच्चाई में ये होते जनता के सेवक हैं। लेकिन विकासशील समाजों में वास्तव में जो लोक सेवक होते हैं वो अपने आप को स्वामी मानते हैं, जो कि गलत है। इसी के साथ में वास्तविक रूप में विकासशील समाजों में जो लोक प्रशासन होता है वह कार्य को धीमी गति से करता है। इसे ही धीमी गति से कार्य करने को ही एक प्रकार से लाल फीताशाही की संज्ञा दी जाती है। ये बिना रिश्वत लिए कोई भी कार्य नहीं करते। ये इनकी कुछ सामान्य सी भूमिकाएं मैंने आपको बतलाई, ये बाकी यहाँ पर मैंने नोट कर दिया है, तो ध्यान दें। सबसे पहले तो आप देखेंगे विकासशील देशों को अल्प विकसित अथवा अविकसित, ध्यान देंगे, विकासशील देशों को अल्प विकसित अथवा अविकसित समाजों की संज्ञा दी जाती है। फिर से बोल रहा हूं, विकासशील देशों को अल्प विकसित अथवा अविकसित देशों की संज्ञा दी जाती है। अब इसमें भी थोड़ा अंतर है, क्या कि क्रमशः विकास की प्रत्याशा जिसमें नहीं हो, मतलब जिसमें विकास की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं हो, उनको एक प्रकार से अल्प विकसित देश कहा जाता है। और जहां जैसे ये जो अल्प विकसित देशों के अंतर्गत हम ले सकते हैं एक प्रकार से उत्तरी ध्रुव वाले देश और दक्षिणी ध्रुवव्रत वाले देश, और इसी के साथ में सहारा वन प्रदेश वाले देशों को इसमें ले सकते हैं हम। तो यहाँ विकास की प्रत्याशा बिल्कुल भी नहीं होती है। और क्या है ये अविकसित, तो यहाँ क्या है विकास की संभावनाएं होती हैं। विकास की संभावनाएं जहाँ होती हैं उसको अविकसित देश कहा जाता है। जैसे कि भारत और जापान को आप इसके अंतर्गत ले सकते हैं। तो यह बात भी आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद में यहाँ अल्प विकसित और अविकसित देशों के क्या अंतर होता है, इसको एक विद्वान ने, प्रोफेसर सैनन ने बहुत अच्छे शब्दों में बताया। क्या कहा है कि जो क्षेत्र उचित रूप से विकसित होने पर भी निर्धनीकृत वर्ग में रखा जाए उसे विकासशील कहते हैं। ध्यान देंगे, जो क्षेत्र उचित रूप से विकसित होने पर भी निर्धनीकृत वर्ग में रखा जाए उसे विकासशील कहते हैं। जैसे भारत और पाकिस्तान को ले सकते हैं आप। और जो क्षेत्र अल्प विकसित हो और उनमें विकास की संभावना न हो उसे अविकसित कहा जा सकता है। जैसे उत्तरी ध्रुवव्रत वाले और दक्षिणी ध्रुवव्रत वाले और इस साथ में सहारा वन प्रदेश वाले देशों को इसके अंतर्गत रखा जा सकता है। तो ये प्रोफेसर सैनन ने बतलाया है। इसके बाद में ध्यान दें कि इन्हें तीसरी दुनिया के देश भी कहा जाता है। किनको? जो ये विकासशील समाज वाले देश होते हैं इनको तीसरी दुनिया के देश भी कहा जाता है। जैसा कि यहाँ पर होरोविज ने इन्हें तीसरी दुनिया की संज्ञाएं दी है। तीसरी दुनिया में जैसे भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मिस्र इत्यादि देशों को आप ले सकते हैं। ठीक है। इसके बाद जो ये विकासशील समाज होते हैं इनकी कुछ विशेष जो भूमिका होती है वो क्या होती है? आर्थिक रूप से ये पिछड़े हुए होते हैं। मतलब जो ये विकासशील समाज होते हैं ये वास्तविक रूप में क्या होते हैं? आर्थिक रूप से पिछड़े हुए होते हैं। और आर्थिक रूप से पिछड़े होने के कारण यहाँ पर वास्तविक रूप में जन कल्याण के लिए ज़्यादा से ज़्यादा नीतियाँ नहीं बनाई जा सकती हैं। इसीलिए यहाँ की जो राजनीतिक व्यवस्था होती है उसका पूर्ण विकास नहीं होता है। क्योंकि जिस देश की अर्थव्यवस्था विकसित नहीं होती है उस देश की राज व्यवस्था भी कभी विकसित नहीं हो सकती है। इसलिए इन देशों में अर्थव्यवस्था कमजोर होती है, अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप में विकसित नहीं होती है। तो इसी कारण राजनीतिक व्यवस्था भी पूर्ण रूप में विकसित नहीं होती है। इसी के साथ में जो ये
तीसरी दुनिया के देश है, अर्थात ये विकासशील समाज है, वो पश्चिमी साम्राज्यवाद के विरुद्ध विद्रोह किया इन्होंने। अर्थात ये सभी जो देश हैं वो पश्चिमी साम्राज्यवाद के विरुद्ध विद्रोह के आजाद हुए, इसलिए उन्हें उपनिवेशवादी राष्ट्र, जो कि वास्तव में ये किसी अन्य देश के अधीन थे, और उससे इन्होंने मुक्ति प्राप्त की है विद्रोह कर करके। जैसे भारत ने भी ब्रिटेन के विरुद्ध विद्रोह करके राष्ट्र स्वतंत्रता प्राप्त की थी 1947 में। एक उदाहरण दिया है मैंने बस, ठीक है। इसके बाद में इसका दूसरा पार्ट लेते हैं। आज हमने केवल 2 ही पार्ट लिए। पहला पार्ट यहाँ पर इसका हो गया विकासशील समाजों में लोक प्रशासन की क्या भूमिका है, और दूसरा ले रहे हैं हम विकासशील देशों की प्रमुख विशेषताएं। मतलब जो ये तीसरी दुनिया के देश हैं, जैसे भारत है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, इंडोनेशिया है, मिस्र है, बांग्लादेश है, इन देशों को हम ले रहे हैं। तो इन देशों की क्या विशेषताएं होती है, मतलब विशेषकर जो विकासशील समाज होते हैं, या जो तीसरी दुनिया के देश हैं, या जो विकासशील देश है, इनकी क्या प्रमुख विशेषताएं, आप क्या पहचान करेंगे। ये एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि विकासशील देशों की प्रमुख विशेषताओं पर एक निबंध लिखिए। तो इसके लिए मैंने आपके लिए यहाँ 15 बिंदु तैयार किए हैं। आप इसके ऊपर आसानी से काफ़ी बातें लिख सकते हैं। चलिए, इसमें हम विकासशील देशों की विशेषताओं में पहली विशेषता लेते हैं कृषि की प्रधानता। अर्थात जो विकासशील देश हैं, उन विकासशील देशों में वास्तविक रूप में जो कृषि का प्रतिशत होता है, या जो कृषि व्यवसाय का प्रतिशत होता है, वह 60 से 70% तक होता है। जबकि आप जो विकसित देश हैं, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका है, जापान है, तो यहाँ आप देखेंगे 3 से 4% ही कृषि व्यवसाय पर आधारित जनता है। 3 से 4% ही है बस, बाकी सारा का सारा उद्योगों पर आधारित है। तो आप कह सकते हैं कि विकासशील देशों के अंतर्गत कृषि की प्रधानता है, मतलब कृषि व्यवसाय पर 60 से 70% जनता आधारित है। दूसरा, निर्यात पर निर्भर। वास्तविक रूप में जो विकासशील देश है, ये कुछ छोटे छोटे जो वस्तु होती हैं, छोटे छोटे सामान होते हैं, उनको निर्यात कर करके जैसे तैसे अपना गुजारा करते हैं। तीसरा है बेकारी व अर्ध बेरोजगारी। देखिएगा, विकासशील देशों के अंतर्गत वास्तविक रूप में बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है। यहाँ मैं ये कहूँगा कि लगभग 50% जनता बिल्कुल बेकार है, उनके पास कोई रोजगार नहीं है, और यदि रोजगार भी है तो वास्तविक रूप में वो अर्ध रोजगार है। आप शिक्षा के क्षेत्र में देखें, चाहे उद्योग के क्षेत्र में देखें कि कुछ समय के लिए कार्य दिया जाता है, कुछ समय के लिए उनको घर पर बिठा दिया जाता है। शैक्षणिक क्षेत्र में हम देखते हैं तो 6 महीने काम कराया जाता है, 6 महीने घर भेज दिया जाता है। उद्योगों में हम देखते हैं तो 6-6 महीने 8-8 महीने काम कराया जाता है, उसके बाद में घर भेज दिया जाता है। तो डेफिनेटली विकासशील देशों में बेकारी और अर्ध बेरोजगारी की समस्या बहुत ज़्यादा है। चौथा है उपक्रम व उद्यम का अभाव। वास्तविक रूप में विकासशील देशों के अंतर्गत भारी भरकम उपक्रम और उद्यम है, उनका अभाव है। यह भी इसकी एक विशेषता है। और पांचवा है उत्पादन का न्यूनतम स्तर। क्योंकि अब बिंदु अपने आप में ही स्पष्ट है, इसलिए ज़्यादा मुझे यहाँ इनकी व्याख्या करने की आवश्यकता दिखाई नहीं दे रही है। उत्पादन का न्यूनतम स्तर, देखिएगा विकासशील देशों की जो 5वीं विशेषता है वो ये है कि उत्पादन का जो स्तर वो न्यूनतम है। न्यूनतम क्यों है? क्योंकि यहाँ वास्तविक रूप में उत्पादन के जो साधन है वो पुराने साधन है, और पुराने साधनों के आधार पर, प्राचीन साधनों के आधार पर उत्पादन किया जाता है, इसलिए उत्पादन का प्रतिशत बहुत कम है। हालांकि अब धीरे धीरे यहाँ पर भी उत्पादन साधनों का स्तर जो है बढ़ता जा रहा है, ये ध्यान रखना है आपको। छठा है आर्थिक कुचक्कर। देखिएगा वास्तविक रूप में विकासशील देशों के अंतर्गत अक्सर आर्थिक कुचक्कर बना रहता है। अर्थात वास्तविक रूप में यहाँ कभी कोई समस्या आती है, कभी कोई समस्या आती है, किसी न किसी रूप में कोई प्राकृतिक आपदा आती रहती है, किसी न किसी रूप में यहाँ मैं ये कहूँगा कि गरीबी का कुचक्कर बना रहता है। क्यों बना रहता है? क्योंकि लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, उनके पास इनकम नहीं होती है तो फिर वो किसी भी सामान
तो खरीद नहीं सकते, सामान नहीं खरीद सकते, तो ऐसी स्थिति में फिर उत्पादन के ऊपर भी इतना वजन नहीं आ पाता है। इस कारण यहाँ पर आर्थिक कुचक्र बना रहता है। सातवां है धन के वितरण की व्यापक विषमता। विकासशील समाज के अंतर्गत धन के वितरण की भी बहुत ज्यादा विषमता है। यहाँ एक तरफ हम ये कहेंगे कि बहुत ज्यादा अमीर लोग हैं, दूसरी तरफ बहुत ज्यादा गरीब लोग हैं। एक तरफ तो ऐसे लोग हैं जो आलीशान बंगले में रहते हैं, विलासिता में जीवन व्यतीत करते हैं, दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जो झुग्गड़ झोपड़ी में रहते हैं, मतलब वास्तविक रूप में झुग्गी झोपड़ी जो होती है उनके अंतर्गत रहते हैं। उनके पास खाने के लिए 2 समय का भोजन भी नहीं होता है। वास्तविक रूप में वो सर्दी के मौसम में फुटपाथ पर ही रहते हैं। उनके पास मैं ये कहूँगा तन ढकने के लिए वस्त्र तक नहीं होते, पेट भरने के लिए उनके पास एक निवाला तक नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में कहा जा सकता है कि विकासशील समाजों के अंतर्गत धन के वितरण की व्यापक विषमता होती है। 8वां है निरक्षरता एवं अशिक्षा। वास्तविक रूप में विकासशील समाजों के अंतर्गत अभी भी हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा अशिक्षित लोग हैं, मतलब यहाँ शिक्षित लोगों का प्रतिशत बहुत कम है। अभी भी विकासशील समाजों की हम चर्चा करें तो कुछ राष्ट्र राज्य ऐसे हैं जिसमें महिलाओं की शिक्षा का प्रतिशत केवल 10 से 15% ही है, और पुरुषों की भी बात करते हैं तो 40 से 50% तक की शिक्षा है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ वास्तविक रूप में बिल्कुल हम एक कि शिक्षा का स्तर बिल्कुल कम है, और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो बिल्कुल निरक्षर हैं, जिनको कुछ भी आता जाता नहीं है, जिनको हम अंगूठा छाप कह सकते हैं। और इसके बाद में 9वां महिलाओं का निम्न स्थान। ध्यान देंगे, महिलाओं को निम्न स्थान। वास्तविक रूप में विकासशील समाजों के अंतर्गत चूंकि पुरुष प्रधान समाज होते हैं, जिन्हें पितृ सत्तात्मक समाज भी कहा जाता है, तो विकासशील समाजों के अंतर्गत परिवार के अंतर्गत पुरुष ही प्रधान होता है, पुरुष का निर्णय ही मुख्य होता है। स्त्री को हीन भावना से देखा जाता है। स्त्री को केवल एक ही बात सिखाई जाती है। क्या सिखाई जाती है? केवल एक ही बात सिखाई जाती है, वो बात ये है कि मौन रहना ही स्त्री का गौरव है। अर्थात महिला को मौन रहना सिखाया जाता है। एक जाता है कि भाई वास्तविक रूप में महिला की जो कार्य क्षेत्र घर की 4 दीवारी है, और मौन रहने में ही महिला का गौरव है, महिला का सम्मान है। हालांकि अभी शिक्षा का स्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो ये बातें धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है, लेकिन मैं फिर भी विश्वास के साथ और दावे के साथ कह सकता हूँ कि विकासशील समाजों में अभी भी पुरुष प्रधान समाज है, महिला प्रधान समाज नहीं है। इसलिए वास्तव में विकासशील समाजों में अभी भी महिलाओं को निम्न स्थान दिया जाता है। मैंने तो यहाँ तक देखा है कि कुछ परिवारों में यदि महिलाओं कोई बात मान ली जाती है तो पुरुष समाज के द्वारा यहाँ तक कह दिया जाता है कि यह तो महिला का गुलाम है, महिला का दास है। इस परिवार में तो महिला की चलती है, और जिस परिवार में महिला की चलती है, महिला की बात मानी जाती है, वह परिवार निश्चित रूप में समाप्त होकर रहेगा, वह परिवार कभी चल नहीं सकता। अरे भाई ये क्या बात है? ये ऐसे शिक्षित लोग जो होते हैं वही तो ये बात कहेंगे। मुझे बताइएगा, जब एक देश को महिला संभाल सकती है, जब देश का प्रधानमंत्री महिला बन सकती है, तो क्या एक परिवार का मुखिया महिला नहीं बन सकती है? जब देश को महिला चला सकती है, तो क्या एक परिवार को महिला नहीं चला सकती है? तो ये घटिया स्तर के विचार है, इन विचारों को बदलना चाहिए। ठीक है, महिलाओं को निम्न स्थान। 10वां है जनसंख्या का अकुशल होना। विकासशील समाजों के अंतर्गत वास्तविक रूप में जनसंख्या का प्रतिशत तो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, लेकिन यहाँ की जनसंख्या अकुशल है। अकुशल किस लिए? कि यहाँ के लोग शिक्षित नहीं है। शिक्षित नहीं होने के कारण इनमें विवेक नहीं होता है। विवेक नहीं होने के कारण ये लोग वास्तव में आपस में झगड़े वाली प्रवृत्ति से ज्यादा रहते हैं, पशु प्रवृत्ति से अपना जीवन ज्यादा व्यतीत करते हैं। ये लोग वास्तविक रूप में एक प्रकार से निंदा ईर्ष्या में अपना समय ज्यादा व्यतीत करते हैं। 11वां जनसंख्या का आधिक्य। विकासशील समाजों के अंतर्गत अशिक्षा होने के कारण, अशिक्षित होने के कारण, अकुशल होने के कारण यहाँ पर जनसंख्या भी बहुत ज्यादा तीव्र गति से बढ़ रही है। हालांकि अभी सरकारें धीरे धीरे इसके ऊपर कानून बना रही हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर जनसंख्या का प्रतिशत बढ़ता जा रहा है। और 12वां है राजनीतिक अधिकारों के प्रति असमानता। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ चूंकि विकासशील समाजों में जनता शिक्षित नहीं है, अशिक्षित है, शिक्षित नहीं है, तो अशिक्षित होने के कारण इनको राज्य व्यवस्था के द्वारा अधिकार तो दिए जाते हैं, सरकार के द्वारा अधिकार तो दिए जाते हैं, लेकिन वो इन अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं होते, उन अधिकारों का वो प्रयोग नहीं कर सकते, उन अधिकारों को उनको जानकारी नहीं होती है। इसलिए राजनीतिक अधिकारों के प्रति यहाँ असमानता है।
12वां है उत्पादन की पुरातन विधियों का प्रयोग। विकासशील समाजों के अंतर्गत जो उत्पादन किया जाता है अभी भी पुरानी तकनीक से, पुराने साधनों से किया जाता है, इसलिए उत्पादन का प्रतिशत बहुत कम है। हालांकि अब धीरे धीरे विकासशील समाजों में भी उत्पादन के नए नए साधनों का प्रयोग शुरू कर दिया गया है, लेकिन फिर भी पुरातन साधनों, पुराने साधनों का, परंपरागत साधनों का प्रयोग आज भी किया जाता है। आज भी आप देख सकते हैं भारत के अंतर्गत बैल और ऊंटों से खेतियां की जाती हैं। 14वां है अकुशल श्रमिकों की प्रचुरता। विकासशील समाजों के अंतर्गत जो श्रमिक होते हैं वो श्रमिक बिल्कुल अकुशल होते हैं, और जो अकुशल श्रमिक होते हैं, अप्रशिक्षित श्रमिक होते हैं, तो इनके द्वारा वास्तविक रूप में कुशलता से, तेज गति से, तीव्र गति से उत्पादन नहीं किया जाता, तो इसका किसी न किसी रूप में नुकसान देश को ही होना है। इसलिए 14वीं विशेषता है अकुशल श्रमिकों की प्रचुरता, अर्थात यहाँ पर कुशल श्रमिक इतने ज्यादा नहीं है बल्कि अकुशल श्रमिक है। और विकसित समाजों की आप बात करेंगे तो विकसित समाजों में कुशल श्रमिक आपको ज्यादा मिलेंगे और विकासशील समाजों में अकुशल श्रमिक बहुत ज्यादा है। और अंतिम 15वां है योग्य एवं कुशल प्रशासन का अभाव। बहुत महत्वपूर्ण बात है। विकसित समाजों में आप देखेंगे तो योग्य और कुशल प्रशासन आपको मिलेगा, मतलब योग्य और कुशल लोक सेवक आपको मिलेंगे कहाँ? जो विकसित समाज। जबकि विकासशील समाजों के अंतर्गत योग्य एवं कुशल प्रशासन का अभाव है, और योग्य एवं कुशल प्रशासन का अभाव होने के कारण ही यहाँ पर कोई भी कार्य यदि किया जाता है तो बिना रिश्वत लिए नहीं किया जाता है। इसी कारण इन देशों में लाल फीताशाही और अफसरशाही की प्रवृत्ति पाई जाती है। इसी कारण यहाँ पर जो लोक सेवक होते हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, वो अपने आप को जनता का स्वामी समझते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि ये होते जनता के सेवक हैं, लेकिन फिर भी ये अपने आप को जनता के स्वामी समझते हैं। इसी कारण समझते हैं कि यहाँ वास्तव में योग्य एवं कुशल प्रशासन का अभाव पाया जाता है। तो ये 15 विशेषता किसकी? विकासशील देशों की जो प्रमुख विशेषताएं हैं, वो 15 विशेषताएं आप इसको डिजाइन भी कर सकते हैं। कैसे? विकासशील देशों की प्रमुख विशेषताएं, जितने भी विकासशील देश हैं उनकी क्या प्रमुख विशेषताएं, उनको इन बिंदु के आधार पर आप ऐसे नोट कर सकते हैं और इसको डिजाइन कर सकते हैं 1 से करके और 15 तक। ठीक है, 15 विशेषताएं मैंने नोट की है, तो 15 के 15 बिंदु आप नोट कर सकते हैं और इसको डिजाइन करके एग्जाम में यदि प्रश्न पूछ लिया जाता है तो ये डिजाइन कीजिएगा, इस तरीके से पॉइंट्स बनाइएगा और इन पॉइंट्सों को एक एक करके समझाइएगा स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ये होगा विकासशील समाजों में लोक प्रशासन की भूमिका और विकासशील देशों की विशेषताएं। ये 2 बातें मैंने आपको समझाई है, तो मुझे पूरा विश्वास है ये दोनों बातें आप ठीक से समझ गए होंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।